इतिहास लिखने की भारत में परंपरा नहीं थी। ये इतिहास लेखन की परंपरा मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने सिखाई है। अपने यहां इतिहास को क्या कहते थे? वार्ता। बातों में इतिहास था, कहानियों में इतिहास था। आप महाभारत पढ़िए, हजारों कहानियां हैं उसके अंदर। ये क्रमबद्ध इतिहास लिखने की यहां परंपरा नहीं थी। इसलिए जब ये इतिहास लिखने की परंपरा चली तो हमारी जो इतिहास की परंपरा थी वो टूट गई, और ये दुनिया जैसा झूठा पाखंड इतिहास लिखती है, वैसा ही हमारे यहां भी इतिहास लिखा जाने लगा। इतिहास लिखने के पहले कौन सा देश है, क्या परिस्थिति है, उसमें किस समाज की क्या स्थिति है, इस सब का मूल्यांकन पहले होना चाहिए। उसके बाद इतिहास लिख करके उसका विश्लेषण होना चाहिए। लेकिन ये इस देश के अंदर हुआ ही नहीं। इस देश में तो जिस किसी ने जो कुछ लिख दिया उसी की नकल होती चली गई। आपको एक उदाहरण बताता हूं। राजा मान सिंह आमेर, उनका इतिहास जो है वो अगर वास्तव में इतिहास लिखने की दृष्टि से लिखा गया होता तो वो आदमी आज राजस्थान के सबसे महान आदमी में गिना जाता। सन 1573 में अकबर सूरत की लड़ाई में गया था। वहां पर अकबर पर शक्तिपात हुआ। पहले के राजा लोग, चाहे बादशाह हो, चाहे नवाब हो, चाहे बड़े सेठ साहूकार हो, संतों के दरबार में जाया करते थे। वहां उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करते थे, उनकी सेवा करते थे। अकबर भी जाता था, हिंदू संतों के यहां भी जाता था, मुसलमान संतों के यहां भी जाता था। तो उसके किसी संत की कृपा से शक्तिपात हो गया और वो पागलपने की स्थिति में आ गया। उसने अपनी तलवार निकाली, सीने में तलवार लगा करके मुंह की तरफ से भीत पर लगा करके अपने सीने में घुसेड़ने लगा। उस समय सारे मुसलमान जो उसके वफादार थे मौजूद थे। जो क्षत्रिय राजा थे कम थे, वो भी मौजूद थे। किसी ने अकबर को बचाने की कोशिश नहीं की। तब राजा मान सिंह आमेर, जिसकी उम्र उस समय केवल 22 वर्ष की थी, उसका बाप मौजूद था, उसका दादा मौजूद था, जाकर के तलवार को खींच लिया, अकबर को बचा दिया। ये बड़ी भारी इस देश का इतिहास बनाने वाली घटना थी, जिसका कहीं कोई प्रचार नहीं हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध से 3 साल पहले की घटना है। राणा प्रताप और मान सिंह दोनों का नाम इतिहास के अंदर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद ही चमका। उससे पहले कोई नहीं जानता था इनको। उस समय मान सिंह का न तो कोई महत्व था और न ही उसके ने कोई इतिहास रचा था, लेकिन उसके पास एक भविष्य दृष्टि थी। वो जानता था कि आज अकबर की आवश्यकता है इस देश को बचाने के लिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने के बेटे ने, जो बड़ा इतिहासकार था, राजीव नयन, उसने किताब लिखी है राजा मान सिंह आमेर। अंग्रेजी में लिखी उसने एक किताब, वो अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध है। उस किताब को आप पढ़िए कि उस समय क्या परिस्थिति थी, किस परिस्थितियों के अंदर देश था। अफगानिस्तान से मुसलमानों के ढेर जत्थे भारत में आ रहे थे। अफगानिस्तान के लोग उनको मुफ्त के अंदर हथियार देते थे, गोला बारूद देते थे, और वो लूट पाट करके वापस आते तो लूट का आधा हिस्सा ले लेते थे। इस लालच के अंदर साल में हजारों जत्थे मुसलमानों के भारत में घुस रहे थे। कुछ लूट पाट करके वापस ले जाते, कुछ यहीं बस जाते।
बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम में पठानों का जबरदस्त गढ़ था और मुगल उस समय अपने पैर जमाने की कोशिश में लगे हुए थे और राजपूतों के पास कोई शक्ति नाम की चीज नहीं थी। छोटी छोटी रियासतें थी। जयपुर रियासत उस समय कितनी बड़ी थी? 3 तहसीलों से थी। आज जमवारामगढ़, दौसा और जयपुर तहसीलें, इतना ही राज्य था कछाओं के पास। छोटे छोटे राज्य थे, न उनके पास हथियार थे न उनके पास धन था और मुसलमान मुफ्त में मिलने वाले हथियार गोला बारूदों के साथ तोप और बंदूकें लेके आ रहे थे और हमारे पास लड़ने के लिए केवल तलवारें और भाले थे। आज कोई इतिहासकार ये लिख रहा है क्या कि भारत इसलिए गुलाम हुआ? यहां पर विज्ञान का विकास नहीं हुआ। यहां हमारे पास हथियार नहीं थे। तोपों से के सामने हम तलवारों से लड़े और पोतों पर कब्जा कर लिया। वो इतिहास उजागर ही नहीं हुआ। कौन करता उसको उजागर? कुछ लोग जिन्होंने कोई कवि पाले, उनका इतिहास में नाम आ गया, बाकी के लोगों का इतिहास में कोई नाम निशानी नहीं है। उस स्थिति के अंदर मान सिंह चमका। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने उसको सेनापति बनाया और अफगानिस्तान पर विजय करने के लिए उस अकेले को सेनापति बना के भेजा। वहां उसने कब्जा किया अफगानिस्तान पर। वहां के सारे कारखाने नष्ट किए जिनमें गोला बारूद बनता था। वहां के कारीगरों को कैद करके लाया। आमेर के जयगढ़ के अंदर कारखाना खोला हथियार बनाने का। यहां बंदूकें और तोपें बनने लगी। दूसरे राजाओं को भी वो कारीगर दिए, उनके पास भी तोपें और बंदूकें बनने लगी। तब राजपूत शक्ति पुनर्जीवित हुई। ये पुनर्जीवन का काल चल रहा था। तब मुसलमान सारा सचेत हो गया और सारे मुसलमानों ने कहा इस मान सिंह को बुलाओ अफगानिस्तान से वापस। ये मुसलमानों को काट रहा है। ये वो पठान नहीं कह रहे थे जिनको वो काट रहा था, ये वो मुगल कह रहे थे जो पठानों को अपना दुश्मन मानते थे, लेकिन इस्लाम के नाम पर एक थे। मान सिंह को वापस बुलाया अफगानिस्तान से। फिर उसको अकबर ने भेजा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पठानों का दमन करने के लिए। तो फिर सारा मुसलमान चिल्ला रहा है इसको वापस बुलाओ, ये पठानों का कत्लेआम कर रहा है, मुसलमानों का नाश कर रहा है। लेकिन जब तक अकबर मरा तब तक राजपूत शक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि वो मुगलों की शक्ति के बराबर हो गई थी। अकबर के मरने के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा, शाहजहां बैठा, उसके बाद औरंगजेब बैठा। सारा मुसलमान मान सिंह के खिलाफ और राजपूतों के खिलाफ था। औरंगजेब ने आते आते फिर इन लोगों को कुचलने का अभियान चलाया, जजिया कर लगाया, मंदिर तोड़े। ये मान सिंह ने अकबर से तलवार छीनी, उसके 85 वर्ष बाद हुई घटना। अगर मान सिंह ने अकबर से वो तलवार नहीं छीनी होती और अकबर उस समय मर जाता तो उसके बाद के बने हुए ये बादशाह ने जो कुछ किया वो 85 वर्ष पहले ही हो जाता। उस समय राजपूतों के अंदर शक्ति नहीं थी कि वो उनका मुकाबला कर सकते थे। औरंगजेब ने जो बर्बादी की उस समय, तो जब आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह की डेथ हुई तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी ने दुआ कहा था, घंटन बाजे देरा शंखन माने सा, एक फिराव जो मारू राज जैसा।
आज मंदिरों में घंटे बजना बंद हो गया और ये बादशाह किसी से डरता नहीं है। अब एक बार महासिंह के बेटे जयसिंह आप फिर आओ, वो स्थिति अगर 85 वर्ष पहले हो जाती, अकबर अगर उस समय मर जाता तो इस देश का इस्लामीकरण हो जाता। कोई इस इस्लामीकरण को रोकने की शक्ति नहीं थी। लेकिन जब तक अकबर मरा तब तक राजपूत शक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि वो कम से कम उनसे राज्य नहीं छीन सकती थी, तो इस्लामीकरण को तो रोक ही सकती थी। लेकिन आज तक इतिहास में किसी ने लिखा है इसको? टुकड़ों में जगह जगह ये बातें लिखी हुई है। इनको जोड़ो तो एक नया इतिहास बनता है, एक नई शक्ति और नया रास्ता नजर आता है। उस बातों को हमको समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं।